कभी दो देशों के बीच की युद्ध भूमि रही इस जमीन पर हर कोने से बंदूकों की आवाज गूंजती थी। लेकिन आज हिमालय में स्थित कारगिल और द्रास के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जीवन फल फूल रहा है। धीरे धीरे प्रकृति पुनर्जीवित हो रही है और उसके वन्य निवासी वापस आ रहे हैं। हिमालय भूरे भालू जो 1 दशक से भी अधिक समय से नहीं देखे गए थे, कई तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कारगिल निवासी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट नियाज खान ने जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में भूरा भालू देखा, तभी से वे उसके कायल हो गए। उन्होंने अपने घर वापस आने का निर्णय लिया ताकि उन पर रिसर्च कर सके। ये भालू जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं सिक्किम के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ कारगिल में इनकी आबादी काफी बटी हुई है। मैं नियाज की एक मुहिम में शामिल हुई हूँ। इस दुर्लभ प्राणी को खोजने में मुझे हर तरह की सहायता चाहिए होगी। ये घास के ढेर में सुई खोजने के बराबर है। हम जगह जगह उनकी तलाश कर रहे हैं। उसका भूरा रंग उसे एक बेमिसाल छलावरण प्रदान करता है। मेरे साथ एक अनुभवी टीम होने के बावजूद इस क्षेत्र में उसे खोजना आसान नहीं है। नहीं, अभी तक हमारा नसीब नहीं खुला। वो रहा, मिल गया। सच? वो रही माँ। अच्छा, कितनी बड़ी है। वो रही उस बड़े से पत्थर के पीछे। ओह, मैं उसे देख रही हूँ। अच्छा, तो वहाँ एक माँ और एक बच्चा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। वाह, हम देख रहे हैं माँ अपना सुबह का नाश्ता कर रही है, जबकि बच्चे सुबह की धूप में उछल कूद कर रहे हैं। हिमालय भालू को पहली बार देखकर मैं काफी भावुक हो गई हूँ। यह अद्भुत है। मैं ये पहली बार देख रही हूँ। ओके, मुझे रोना आ रहा है। आप समझी, बच्चों को टेडी बेयर क्यों पसंद आता है। वो बहुत प्यारे होते हैं। हमने अभी देखा उन्हें वहां एक माँ और 2 छोटे बच्चों के साथ। मुझे बताया गया है कि ये शीत निद्रा के बाद का समय है, अर्थात माँ भालू के खाने और नींद की अवधि में खोए हुए पोषण को दोबारा प्राप्त करने का समय। उसका ध्यान खाने पर है, पर बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। वो सिर्फ पहाड़ों की चोटियों पर नहीं रहते, अक्सर नीचे द्रास नदी तक भी आते हैं। हमें उनकी भेंट के सबूत मिलते हैं। जब हम भूरे भालू जैसे किसी शर्मीले दुर्लभ प्राणी को खोज रहे हों, तब अक्सर हमें जंगल में कुछ दूसरे सुराग ढूंढने पड़ते हैं, जैसे ये भालू की विष्ठा। एक जीव विज्ञानी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का कारण है, क्योंकि वास्तव में ये किसी विषकोश से कम नहीं है ना नियाज? मल, ये मल वनस्पति से भरी हुई है। मैं चाहता हूँ पहले आप इसे सूंघे। अरे बाप रे, मुझे भालू का मूल सूंघना नहीं। चलिए सूंघते हैं। हाँ, इसमें हिना की खुशबू आ रही है। उनमें से ज्यादातर जंगल में औषधि पौधे खाते हैं, और जानते हो, इसीलिए इनमें से हिना जैसी सुगंध आती है। भालू की विष्ठा जिसमें हिना की महक आती है, ये मेरा आज का सबक है। उसमें बीज भी है जो विष्ठा के साथ बिखर जाते हैं और अंकुरित होकर बड़ी झाड़ियों का रूप लेते हैं। इन झाड़ियों पर कई पक्षी और पालतू पशु पलते हैं। और ज़रा सोचिए, अगर हम सभी जगह से ऐसी विष्ठा इकट्ठी कर ले तो हमें प्रजातियों की आबादी और आकार का पता चल जाएगा। मैं अपनी पीएचडी में यही कर रहा हूँ। जंगली गुलाब उनके आहार का बड़ा हिस्सा है। यह देखकर नियाज को आश्चर्य हुआ। ऐसे प्राणियों को उनकी प्राकृतिक आवास में देखना सचमुच एक अद्भुत अनुभूति है।
लेकिन यहाँ उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनसे भी भली भांति वाकिफ हूँ। हम पोलर बेयर और पिघलते हिम शिखरों के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन भूरे भालू जैसे दूसरी प्रजातियों को भूल जाते हैं। भूरे भालू पर भी जलवायु परिवर्तन का कुछ तो असर पड़ा ही होगा। शीत निद्रा के लिए संसाधनों की कमी और प्रतिकूल मौसम, यह दो प्रमुख कारण हैं। कल्पना कीजिए, अगर यह प्राणी कम हिमपात के आदी हो गए तो क्या होगा। इनका शीत निद्रा काल कम हो जाएगा, जिसका सीधा परिणाम इस क्षेत्र में इस प्रजाति के संघर्ष और आबादी पर पड़ेगा। नियाज ने जलवायु परिवर्तन के कारण हिमपात में आई कमी और उससे भालुओं की शीत निद्रा में हुई घटौती देखी है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव खाद्य उपलब्धता पर भी पड़ा है, जिससे भालुओं को सर्दी में कम खाद्य उपलब्ध होता है और इसलिए वे मानव बस्ती के पास आ रहे हैं। एक दर्शक के तौर पर मुझे ये भालू बड़े प्यारे लगे, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें तो इनसे डर लगता है। पास के गांव में इन भालुओं को आधी रात के लुटेरे कहा जाता है, जिनके बारे में साझा करने के लिए यहाँ हर घर में कहानी होती है। तो फिर हमारी जान को खतरा ना हो जाए हमारे बच्चों को। तो अभी तक गवर्नमेंट तो ऐसे फॉर्मेलिटी तो कर रही है, बचाने की कोशिश कर रही है, उसको मारने की कोशिश नहीं कर रही है अभी तक। तो आपके हिसाब से मार देना चाहिए। क्यों नुकसान कर रहा है तो फिर हमें मारना चाहिए। जो नुकसान करता है तो फिर हमारा माल है, इस वक्त लोग डरते हैं, माल नहीं रख पाते हैं। हमारे गाय रखे या घोड़ा रखे, डर लगता है सुबह तक क्या पता वो वहाँ पे है या मरा है, खाया है। अभी भी तो वहाँ पे कोई आवाज़ आती है तो हमें सिर्फ वहाँ होती है तो उसी बालू की होती है। चाहे कोई भी जानवर आएगा, बालू ही बालू, यहाँ पर बालू की आवाज़ आती है, डर लगता है। जब मैं गांव के बूढ़े बुजुर्गों से बात करती हूँ तब यही राय सुनने को मिलती है कि इन भालुओं ने संपत्ति और पशुओं का जो नुकसान किया है उसे देखते हुए उन्हें यहाँ से हटा देना चाहिए। इंसान के साथ दुश्मनी हो जाएगा तो उसको भी वहीं पावर लगना चाहिए, या तो उसको कहीं बंद करना चाहिए या तो उसको मार देना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि लोगों की सहनशीलता कम हो रही है। दूर से भालू बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन क्या हो यदि आप इस गांव में रहते हो जहां वो हर रात आते हैं और आपके घर में घुसकर चावल, शक्कर, घी आदि सब कुछ खत्म कर जाते हैं। इसलिए लोगों ने ये कटीले तार और टिन के डिब्बे लगाए हैं। उनका मानना है कि अगर भालू इस दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करते हैं तो इसकी आवाज होगी और लोग सचेत हो जाएंगे कि भालू आ गया है। ध्यान से देखिए, यहाँ के घरों की खिड़कियां कांच की हैं, लेकिन अब लोग उनमें ग्रिल लगाने लगे हैं। इस घर की महिला ने मुझे बताया है कि कैसे एक भालू घर में घुस आया था और घर में रखे हुए चावल, गेहूं, घी सब खा गया, साथ ही उनका एक पशु भी मार डाला। इसलिए ये कुछ तरीके लोगों ने भालुओं के साथ जीने के लिए अपनाए हैं। यहाँ शब्दों का चयन काफी मायने रखता है। मैं इसे संघर्ष नहीं कहता, परस्पर क्रिया कहता हूँ। भले इंसान भालुओं को प्रभावित कर रहे हो या भालू इंसानों को, हमें दोनों पक्ष समझने होंगे। क्या हम उनके आवास को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या हम नए क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहे हैं? और क्या हम वो औषधि पौधे ले रहे हैं जो इस प्रजाति का आहार है? मैं यह नहीं कहता कि हम संघर्ष पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, लेकिन सही व्यवस्था से हम उसे मामूली स्तर पर ला सकते हैं। जैसे हम हीम तेंदुए के मामले में काम करते हैं, हम भूरे भालू के मामले में भी काम कर सकते हैं। देखने में यह एक शानदार जानवर है, इसीलिए हम इसे आजीविका के वैकल्पिक तरीकों से बढ़ावा दे सकते हैं ताकि लोग क्षेत्र में इसके महत्व को समझ सके। भूरे भालू के लिए कुछ और भी खतरे उभर के आ रहे हैं। घाटी में शांति लौटने से और कारगिल आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कचरा निपटान एक बड़ी भारी समस्या बन गई है। भालुओं के लिए तो कचरा मतलब मुफ्त की दावत का न्योता ही है। घाटी में अंधेरा छाते ही भालू आधी रात के नाश्ते के लिए नीचे उतर आते हैं। पहाड़ों में खाना ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर हर रात
मुफ्त में भोजन मिलता है। परिणामतः भालू इंसानों से डरना भूल रहे हैं, जिससे भविष्य में संघर्ष पैदा होने की संभावना है। कचरे के कारण आवारा कुत्तों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ये कुत्ते भालुओं पर हमला करते हैं या उन्हें काटते हैं। कारगिल और द्रास में कई परिवर्तन आ रहे हैं। तेजी से बदलती हुई इस स्थिति में भूरे भालू का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। भालू के बारे में सीखने आए हैं। अपनी उम्मीद जिंदा रखने के लिए नियाज संशोधन से ब्रेक लेते हैं और पास वाले स्कूल में जाते हैं। नियाज मानते हैं कि बच्चों को भालुओं का महत्व समझने से वे अपने भालुओं पर गर्व करेंगे। अगर आज इनकी संवेदना जागृत की गई तो कल यही पहाड़ी बच्चे इन भालुओं के सच्चे दोस्त बनेंगे। हम सब इसको आसपास रहने देंगे? भालू के बच्चे को भी बचाएंगे? कारगिल का भविष्य तेजी से बदल रहा है, सिर्फ टूरिस्ट के कारण नहीं बल्कि बढ़ते तापमान के कारण भी। ऐसे तेजी से बदलते वातावरण में नियाज खान जैसे वैज्ञानिकों का काम बहुत मायने रखता है। इस खूबसूरत धरती पर हमेशा शांति रहे, मनुष्यों के लिए भी और वन्य जीवों के लिए भी। इसी प्रार्थना के साथ मैं इन अद्भुत पहाड़ों को अलविदा कहती हूँ। इन आवाज़ों का विश्लेषण करते समय हमें जो सबसे दिलचस्प बात देखने को मिली है वो ये है कि मेंढक जितना छोटा होता है उसकी आवाज़ उतनी ही ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली होती है।